Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया। रेजिग्नेशन के सबमिशन के बाद में उनका पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किस पर्सन को न्यू सीएम है वो अपॉइंट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि सीएम के द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट किया जाता है, गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया जाता है। जैसे ही सीएम का रेजिग्नेशन होता है, आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके अंदर कोलैप्स है वो देखने के लिए मिलेगा कि सीएम यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का यहाँ पे कोलैप्स होता है। बट स्टूडेंट्स, अगर किसी मिनिस्टर के द्वारा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट है उनके द्वारा अगर अपना रेजिग्नेशन को सबमिट किया जाएगा तो उस समय आपको किसी भी तरीके का जो इम्पैक्ट है जो कोलैप्स का जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि कोई भी पर्सन जो कि उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसको भी एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। बट वहाँ पे एक कंडीशन है कि आने वाले जो 6 मंथ है उस समय उस पर्सन के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका जो मेंबरशिप है उसको ऑब्टेन है वो करना होगा। रिसेंटली स्टूडेंट, दिल्ली के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए थे, तो वो आपको वहाँ पे भी जो सीएम का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि दिल्ली का जो सीएम है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रेसिडेंट के थ्रू। और उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट, जो यूटीज़ के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, कुछ यूटीज़ के अंदर में आपको एलजी आपको देखने के लिए मिलेगा, उनका जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट नहीं है गवर्नर के, वो हेड ऑफ द स्टेट के इक्विवेलेंट उनका जो पोस्ट है उसको नहीं माना गया है। ओनली एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से उनका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में भी आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बाद में यहाँ पे 15% का एक लिमिटेशन है वो लगाया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो टोटल स्ट्रेंथ का 15% लोग हैं उन्हीं को एज ए मिनिस्टर के रूप से आप अपॉइंट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में, तो आप देखिए कि मणिपुर स्टेट है जो अर्लियर फेज के अंदर में ये जो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था हमारी यूनियन के अंदर में 1972 के समय हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में जो चेंजेज है वो कैरी किए गए। 3 नए स्टेट हैं वो उस समय क्रिएट किए जाते हैं। 3 कौन कौन से स्टेट हैं स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि मणिपुर है 1972 के समय, एक तो मणिपुर है। मणिपुर के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको त्रिपुरा है वो देखने के लिए मिलेगा, त्रिपुरा है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा मेघालय है। क्या स्टूडेंट, जो मणिपुर है उसको किसी तरीके का स्पेशल प्रोविजन है वो मेंशन है। स्पेशल प्रोविजन आप देखिए कि स्टेट्स के रिगार्डिंग में किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 371 के अंडर में। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल जो प्रोविजन है, कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको मणिपुर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगे आर्टिकल 371 जो सी है उस प्रोविजन के अंदर में। तो ये आपको आर्टिकल 371 जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस हैं, उनका मेंशन है इस आर्टिकल के अंदर में। आर्टिकल 371 गुजरात एंड महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से था, बाद में कुछ स्टेट्स हैं वो समय के साथ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। हमारे जो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट है, बट आपको याद रखना चाहिए कि जो मेघालय है, मेघालय इसका पार्ट है वो नहीं है, क्योंकि मेघालय के रिगार्डिंग में ही कल हमने न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस किया था कि मेघालय के वहाँ पे डिमांड है कि उनको भी स्पेशल प्रोविजन का ये जो आर्टिकल है इसके अंदर उनको ऐड है वो किया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में, आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो मणिपुरी जो लैंग्वेज है उनको 3 लैंग्वेज के साथ में ऐड किया गया था। हमारी शेड्यूल जो लैंग्वेज है जो शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन है शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में। अर्लियर फेज के अंदर जो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर जो लैंग्वेज है वो हुआ करती थी 14, और प्रेजेंट समय में जो स्टेटस है वो कितना है स्टूडेंट? 22 है। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे 14 से 22 का जो जर्नी है ये भी आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट स्टूडेंट सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, फर्स्ट सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर आपको कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, ये 3 लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा।
फिर आप देखिए कि बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संताली है। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली, इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे जो 8 न्यू लैंग्वेज है उनको ऐड करते हुए 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। हमारे यहाँ पे क्लासिकल जो लैंग्वेज हैं वो भी आप देखिए कि रिसेंटली 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है वो दिया गया था। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना नई जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सा है, क्या बंगाली है, मराठी है, पाली एंड प्रकृत है, क्या आसामीज जो लैंग्वेज है उसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है। आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि लास्ट टाइम जब क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर चेंज हुआ था तो 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 14 या 15 का प्रीलिम्स का पेपर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रिसेंटली कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से ऐड है वो किया गया है। ये तो हमने मणिपुर के पर्सपेक्टिव से अब रीड किया। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि लोकटक लेक है वो भी सिचुएटेड है। लोकटक लेक किस वजह से फेमस है स्टूडेंट्स, वहाँ पे फुमडीज है उसका प्रेजेंस हुआ करता है। फुमडीज बेसिकली आप देखिए कि आपको बायोडिग्रेडेबल काइंड ऑफ जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सरफेस है सरफेस के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप देखिए कि लेक के अंदर जब पानी हुआ करता है, फुमडीज वहाँ पे स्विम करती हैं। फुमडीज के ऊपर में जैसे ही संगाई डियर वहाँ पे अपीयर करता है, तो अगर आप उसको डिस्टेंस से ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको डांसिंग डियर के रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो जो संगाई डियर है वो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। लोकटक लेक है, कैबुल लाम जो नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। मणिपुरी डांस भी है। मणिपुरी डांस इंडिया का क्लासिकल डांस है स्टूडेंट्स। क्लासिकल डांस के अलावा आप देखिए कि संकीर्तनम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ये मणिपुर के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वैष्णव कल्ट है उनका काफ़ी ज़्यादा वर्शिप है उस एरिया के अंदर में मणिपुर के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिगार्डिंग में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टील एंड एल्यूमिनियम जो यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाया गया है। इंडिया को आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो काफ़ी सारा एक्सपोर्ट है वो आपको एल्यूमिनियम एंड स्टील सेक्टर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली आप देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कैसा जो प्रोडक्ट जिसके रिगार्डिंग में जिसके प्रोडक्शन के अंदर में या उसके फिनिशिंग के अंदर में मोर कार्बन का एमिशन हुआ है, तो उसके ऊपर में कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो लगाया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। बट आप देखिए कि ये भी हमारा जो स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उसको इम्पैक्ट वो कर सकता है। इंडिया का स्टूडेंट्स स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर में किस तरीके का परफॉर्मेंस है, ये आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। क्यों ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि राइस के रिगार्डिंग में 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुछ कंट्रीज के नेम मेंशन कर दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट राइस का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से भी आपसे जो सवाल है वो हो सकते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। सो स्टूडेंट्स स्टील और एल्यूमिनियम का जो इंडस्ट्री है, दोनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर में इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का जो रैंक है वो है यहाँ पे कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर में। ये जो इंडस्ट्री है वो आपको आयरन का जो जहाँ पे ओर्स पाए जाते हैं, आयरन इंडस्ट्री जहाँ पे सिचुएटेड है, उसी के नियर बाई एरिया के अंदर में इनका जो प्रेजेंस है इन इंडस्ट्रीज का आपको देखने के लिए मिलेगा। एरो इंडिया का जो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो एयरफोर्स है उनका एक बेसिकली डिफेंस के अंदर में एरो सेक्टर के अंदर में जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो उसको यहाँ पे शो किया गया है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में। 15 एडिशन है वो कंडक्ट हुआ। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया का जिस तरीके से एरो सेक्टर के अंदर में जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है, उससे जो अदर कंट्रीज है उनका भी आप देखिए कि ट्रस्ट है वो बिल्ट हुआ है इस डिफेंस के सेक्टर के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी कम चांसेस हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कुछ मिसाइल्स भी हैं, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल है, न्यू जनरेशन आकाश है, जो ऑटोनोमस अंडर वाटर आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो डिफेंस के जो नए टूल्स हैं, जो नए वेपन्स हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया था। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड इंडिया के द्वारा भी डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में एक जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। डिफेंस के अंदर जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, उसको भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये न्यूज़ के रिगार्डिंग में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो तमिलनाडु के बारे में है। अब इस न्यूज़ के अंदर में जो गवर्नर का जो रोल है उसके पर्सपेक्टिव से है कि गवर्नर के द्वारा
जो यहाँ पे बिल्स हैं जिनको कि रेफर कर दिया गया है, बिल्स के रिगार्डिंग में कोई डिसीजन है वो नहीं लिया गया, तो उसको आप देखिए कि तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्यों उनके द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसी को कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है। तो बिल्स का जो असेंट है उसके रिगार्डिंग में गवर्नर का जो पावर है, जब भी हम गवर्नर का इस असेंट पावर के बारे में रीड करते हैं तो आर्टिकल 200 आपको पता होना चाहिए। 200 के अंडर में आप देखिए कि गवर्नर को पावर है कि बिल को असेंट दिया जाए, बिल को रिटर्न कर दिया जाए, या अपना जो डिसीजन है उसको विद होल्ड कर लिया जाए उसके रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि आर्टिकल 201 है जिसके अंडर में गवर्नर को पावर है कि प्रेसिडेंट को रेफर है वो कर दिया जाए किसी भी बिल को। तो यहाँ पे कुछ बिल्स हैं जिनको कि रेफर किया गया था, कोर्ट के अंदर अप्रोच किए हैं, इससे पहले और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा अप्रोच किया गया है। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आर्टिकल 200 एंड 201 आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट को आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके का टाइम लिमिट नहीं हुआ करता है जब गवर्नर के द्वारा बिल को रेफर किया जाता है। उनके द्वारा हो सकता है अपना डिसीजन ना भी दिया जाए तो कोई इम्पैक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा प्रेसिडेंट का जो पावर है उसके ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो मिड डे मील स्कीम्स हैं उसके अंदर में एग, जो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन का जिसको सोर्स माना जाता है, तो उसका जो फंडिंग है उसको नहीं किया जाएगा महाराष्ट्र के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो आप देखिए कि हमारा सितंबर का जो मंथ है, सितंबर का मंथ हम किसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं, न्यूट्रिशनल जो अवेयरनेस है उसको हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज किया जाए। हमारे कंट्री के अंदर में जब भी हम डाइट या न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे तो आपको दो मेजर इम्पैक्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। एक तो हमारा जो फूड है वो मैक्सिमम आप देखिए कि कार्बो का जो प्रेजेंस है वो मोर देखने के लिए मिलता है। अगर कार्बो नहीं है तो वहाँ पे फैट है, तो कार्बो और फैट का जो मोर डोमिनेशन है हमारा जो फूड डाइट्स है उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को चाइल्डहुड के समय से ही डील किया जाए उसके रिगार्डिंग में इस तरीके से न्यूट्रिशनल जो डाइट्स हैं उनको ऐड किया गया था मिड डे मील स्कीम्स के अंदर में। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ फंडिंग के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे एलिगेशंस हैं, जो कंसर्न्स है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि पोषण अभियान है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सितंबर का एक तो मंथ आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशनल मंथ है, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में पोषण अभियान है वो चलाया गया है। पोषण अभियान है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी यही टारगेट है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनको इंक्रीज किया जाए, स्पेशली जो चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रंस के अंदर में आपको मेनली इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तो आप देखिए कि स्टंटिंग है, वेस्टिंग का एक प्रॉब्लम है। स्टंटिंग क्या है, समय के साथ में जितना हाइट होना चाहिए वो हाइट इंक्रीज ना होना। वेस्टिंग क्या है, आप देखिए कि यहाँ पे उसका जो वेट है वो इंक्रीज होना, बेसिकली जो समय का जो डिमांड है एज का जिस तरीके से, तो वही स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि आपको इंडियन चिल्ड्रंस के अंदर में देखने के लिए मिलता है। एक हिडन आप देखिए कि हिडन यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो पॉवर्टी है वो भी बताई जाती है कि पर्सन के द्वारा आप देखिए कि जो डाइट है, न्यूट्रिशनल डाइट को कंज्यूम किया जाता है बट फिर भी उनका जो इम्पैक्ट है उनकी हेल्थ के ऊपर में, बॉडी के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उसको बेसिकली हिडन कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का एज ए रोल के बारे में है, जीएस पेपर सेकंड के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया किस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्लोब का जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ग्लोब के जो सदर्न कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में ब्रिज के रूप से काम करता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स उड़ीसा के वहाँ पे। तो उसको एड्रेस करते हुए हमारे पीएम सर के द्वारा ये मेंशन किया गया कि इंडिया एज ए ब्रिज के रूप से, इंडिया एज ए, आप देखिए कि कोऑपरेटिव एक इंडिया का जो आपको देखने के लिए मिलता है पॉलिसीज़ कि हर एक कंट्री के साथ में उनका जो कोऑपरेशन है, हर एक कंट्री के साथ में जो बेटर कोऑर्डिनेशन है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में पीस का इस्टेब्लिशमेंट है। तो प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसको सेलिब्रेट करते हुए पीएम सर के द्वारा ये मेंशन किया गया इंडिया का जो फिलोसफी है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि अगस्त का जब मंथ था तो वहाँ पे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का एक समिट हुआ करता है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का एक समिट है जिसका कि थर्ड एडिशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ। तो उस समय भी इंडियन में पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा यही मेंशन किया गया कि इंडिया के द्वारा किस तरीके से डेमोक्रेसी है उसको हमेशा प्रमोट किया गया है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में। आप देखिए कि हमारा जो डीपीएसपी को जब आप रीड करोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो आर्टिकल 51 आप रीड करना
51 के अंदर मेंशन भी किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में हमारा जो स्टेट है वो कमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्लोबल साउथ और जो ग्लोबल नॉर्थ है उसका कनेक्टिविटी के रूप से इंडिया का किस तरीके से यहाँ पे कुछ डिसीजंस है वो लिए गए हैं। फर्स्ट तो स्टूडेंट्स इंडिया के जो जिन अदर कंट्रीज़ के साथ में जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग में चाइना इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर के रूप से काम करता है। चाइना के द्वारा स्टूडेंट्स उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसके अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में कैरी आउट किया गया है। इंडिया के द्वारा अपना जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, कल्चरल जो लिंकेज हैं उनको अनहेंस करते हुए उस कंट्री के साथ में जो लिंकेज है उसको सेटअप करने का कोशिश किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि चाइना इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंडिया का काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है वो इंक्रीज किया गया है। चाइना का जो प्रेजेंस है वो मोर एरियाज़ के अंदर में है, उसको काउंटर किया गया है इंडिया के द्वारा अपना जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। और आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जैसे कि कोविड के समय में जो वैक्सीन मैत्री है, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। मैक्सिमम कंट्रीज़ को जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड किया गया, स्पेशली जो लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग फेज के अंदर में है, उन ग्लोबल साउथ के उन कंट्रीज को। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्वेड के बारे में डिस्कस किया गया है कि काउंटर करने के रिगार्डिंग में क्वेड के साथ में भी इंडिया का जो रिलेशन है वो सेटअप हुआ। जो 4 कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट तो आप देखिए कि जो इंडिया के द्वारा अपना प्रेजेंस इंक्रीज किया गया है, चाइना इन्फ्लुएंस एक फैक्टर वहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली ये भी बताया गया है कि कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया को फॉलो करने का ज़रूरत है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में कि आप कि बेसिकली इंडिया को कौन से ऐसे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने का ज़रूरत है जिससे कि ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का एक ब्रिज के रूप से इंडिया इमर्ज हो। ऐसा भी आपसे सवाल हो सकता है। सवाल ये भी हो सकता है कि ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर है तो क्या लीडरशिप रोल्स हैं वो प्ले किए गए हैं इंडिया के द्वारा। इस तरीके से ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको रेज किया गया है। तो जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे जो सवाल है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट है जो कि ग्लोबल साउथ के ग्रोथ के रिगार्डिंग में जिसको कि लॉन्च किया गया। ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है ये ग्लोबल साउथ के वहाँ पे ग्रोथ को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। ह्यूमन सेंट्रिक इंडिया का एक अप्रोच आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का जो अप्रोच है वो किस तरीके से है, ह्यूमन सेंट्रिक है। ह्यूमन सेंट्रिक के अंदर में आप देखिए कि जो लाइफ मिशन है, लाइफ जो कि इन्वायरमेंट के साथ में कोलोब्रेशन है उसको ये बताया गया है यहाँ पे। इंडिया का जो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उनके द्वारा इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में ही है एक विंग। तो आप देखिए उसके द्वारा भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में जो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट है वो किया गया है। स्किल इंडिया है और भी काफ़ी सारे मिशंस हैं जो इंडिया के द्वारा ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के अंदर में ऐड किए गए। कुछ बेटर डिसीजन जो इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से लिया गया हो तो आप देखिए अफ्रीकन यूनियन जिसको कि G20 ग्रुप है, G20 सॉरी ग्रुप नहीं है वो एक फोरम है। तो G20 फोरम का जो मीटिंग हुआ था इंडिया के अंदर में तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड है वो किया गया था। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके कंट्रीज़ का ये वॉइस है उसको रेज कर सके G20 का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियाज रोल रिलेटेड टू द ब्रिजिंग बिटवीन द नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सेंटर के द्वारा किस तरीके से फंड है वो अलोकेट किए गए हैं हमारे जस्टिस रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जुडिशियल प्रोसेस है उसकी रिगार्डिंग में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, टाटा ट्रस्ट है। इसके अलावा सेंटर फॉर आप देखिए कि सोशल स्टडीज़ है। ऐसे काफ़ी सारे जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। मेनली जो फंडिंग किया जाता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। जस्टिस रिपोर्ट के अंदर में जुडिशल जो प्रोसेस है गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस के ऊपर क्या स्पेंडिंग किया गया जिससे कि जुडिशल प्रोसेस के अंदर में जो वर्किंग है जो वहाँ पे बेटर जो फैक्ट्स है वो बताई जा सकें जो चार्ज शीट्स हैं उसके अंदर में। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ बजटरी अलोकेशन के रिडक्शन के बारे में भी डिस्कशन है। कुछ विंग्स के अंदर में स्टेट पुलिस फोर्स को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए उसके रिगार्डिंग में जो फंड है वो किस तरीके से अलोकेट हुआ है तो उनके बारे में डिस्कशन था। एग्जाम के पर्पज से आपको बस ये पता होना चाहिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ है।
अब बजट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एवरी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। कल ही हमने इंडियन रेलवे के बारे में, अर्बन एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया था। अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में हर एक सेक्टर को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, उसको फंड कम अलोकेट हुआ होगा, उसको आप देखिए कि वहाँ पे फंड अलोकेट हुआ तो प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये काफ़ी कॉमन थिंग्स हैं जो आपको हर एक सेक्टर का देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक सेक्टर के बारे में है, स्टूडेंट 20,000 करोड़ का जो यहाँ पे फंड है वो अलोकेट किया गया है। 20,000 करोड़ जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है, बायोटेक का जो सेक्टर है उसको भी एनहेंस करने का कोशिश किया गया है। जिसके अंदर में आप देखिए कि बायोराइड है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बायोराइड के अलावा स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी को एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में E3 की जो कॉन्सेप्ट है, बायो E3 का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उसको लॉन्च किया गया और स्टूडेंट्स यहाँ पे नेशनल एनर्जी मिशन के थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी अटल थिंकरिंग लैब्स है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। बट प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके साइंटिफिक सेक्टर के अंदर में, ये गवर्नमेंट का भी यहाँ पे एक इनिशिएटिव है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज है वो किया जा सके। तो ये बजट सेक्टर के अंदर में साइंटिफिक को अलोकेशन के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे पीएम सर हैं वो फ्रांस के लिए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके विजिट के बारे में है। इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो आपको बेटर कंडीशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 2047 तक, जब तक इंडिया अपना इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करे, इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स को। तो आप देखिए कि उस समय में आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है और भी बेटर कंडीशन के अंदर हो। तो होरिजन 2047 नाम का एक मिशन है वो भी आपको इंडिया फ्रांस के रिलेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। डिफेंस के रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है बोथ कंट्रीज का। प्रेसिडेंट मैम के द्वारा महाकुंभ जो हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस फेस्टिवल है उसके रिगार्डिंग में विजिट किया गया है। तो आप देखिए कि महाकुंभ के अंदर में प्रेसिडेंट मैम के द्वारा भी विजिट किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, महाकुंभ के एरियाज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सा रिवर फ्लो करता है उज्जैन के वहाँ से? शिप्रा रिवर है। नासिक का रिवर आप बताना। और इसके अलावा हरिद्वार एंड प्रयागराज का जो रिवर्स है वो तो आपको पता होंगे, क्योंकि आप देखिए कि हरिद्वार के अंदर गंगा है, प्रयागराज के अंदर 3 रिवर्स का प्रेजेंस है जिसको कि जिसी वजह से उसको त्रिवेणी संगम का जो नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स कन्विक्टेड पर्संस के बारे में। अगर कोई भी पर्सन 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर के रिगार्डिंग में कन्विक्ट होता है तो कन्विक्शन उसका कंप्लीट होने के बाद में 6 ईयर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस यही किया गया, कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन फाइल हुआ है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कम्प्लीटली वे के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाए कि कन्विक्टेड पर्सन है वापस से अगर रिटर्न करता है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में, आप देखिए कि इलेक्शन जीतने के बाद में वो आता है, गवर्नमेंट का वो पार्ट बनता है, तो उनके द्वारा आप देखिए कि कन्विक्टेड पर्सन फिर से लॉ मेकिंग का प्रोसेस को कैरी आउट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ऐड किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसके अंदर में ये डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। 6 ईयर का जो वहाँ पे लिमिटेशन है वो लगाया गया है। क्या स्टूडेंट्स ये 6 ईयर का जो लिमिटेशन है वो रिड्यूस भी हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर में ये मेंशन किया गया है 6 ईयर का। बट आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन जो 11 है उसके अंदर मेंशन ये भी है कि इसका रिडक्शन है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एग्जाम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट किया गया है पीएम सर के द्वारा। स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को मत कैरी आउट कीजिए, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है। तो ये सेम आप देखिए कि आप यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अप्लाई है कि अपना जो पढ़ाई है उसको कैरी आउट कीजिए अच्छे से, और जो टारगेट बनाइए उसको अचीव करने का कोशिश कीजिए। लार्जर टारगेट्स अगर अचीव नहीं होते हैं कि आपको लार्जर टारगेट है कि 3 डेज के अंदर में एक बुक है उसको कंप्लीट करना है या 5 डेज के अंदर में उसका रिवीजन करना है, तो स्टूडेंट्स स्मॉल स्मॉल टारगेट्स क्रिएट कीजिए कि आज का डे है उस पर डिसाइड कीजिए 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो लंच से पहले आपको कितना कंप्लीट करना है, लंच के बाद में कितना कंप्लीट करना है, इस तरीके से। क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी को आप एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपको आप देखिए कि समा हुआ एग्जाम के रिगार्डिंग में टाइम बाउंड मैनर के अंदर में स्टडी है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है।
एक कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके एक शो के अंदर में आप देखिए कि कुछ कमेंट्स के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये सेक्टर है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसके थ्रू लोगों का जो कोई भी शो है उसका वॉइस है वो अदर प्लेसेस के अंदर पहुंचता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी ये पार्ट है, बट क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट अवेलेबल है? उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं वहाँ पे, इसमें पब्लिक ऑर्डर के अंदर में जो डिसेंसी है उसको भी मेंटेन करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी आप देखिए कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी आपसे जो जीएस पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। क्या हमारा जो डिजिटल कंटेंट है उसके द्वारा हमारी जो सोशल वैल्यूज है उनको अंडरमाइन किया गया है? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे ही कमेंट्स है जो रूटलेस सोसाइटी की किसी भी तरीके का अटैचमेंट है वो नहीं है पेरेंट्स के साथ में, इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो बताए गए थे। तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से आपसे जो सवाल हैं वो हो सकते हैं, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से आपसे जो सवाल हैं यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर में। ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कि जो मोबाइल है क्या उनके द्वारा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो वैल्यूज है या किसी भी चिल्ड्रन का जो अपब्रिंगिंग है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मोबाइल का जो पैम्परिंग प्रोसेस है उसके द्वारा। तो ऐसे आपसे जो क्वेश्चन हो सकते हैं। रीड क्या करना है आपको? सीरिया सिंगल केस के बारे में रीड करना है। हमारे यहाँ पे एक सीरिया सिंगल केस भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के परस्पेक्टिव से, तो उसको आपको रीड करना है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में आर्टिकल्स हैं वो भी पब्लिश होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके द्वारा गोल्ड को अगर कोलेट्रल के रूप से रखा गया है, गोल्ड को अगर कोलेट्रल के रूप से रखा गया है तो आप देखिए कि उसका जो बेसिकली उसका ऑक्शन है वो कैरी आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यही कहा गया है कि जो गोल्ड का वो अगर वहाँ पे कोलेट्रल के रूप से रखा गया है तो प्रॉपर जो बैंक्स हैं, बैंक्स के द्वारा जो कस्टमर है उसको प्रॉपर वे के अंदर कम्युनिकेट किया जाएगा, समय समय पे जो नोटिस हैं वो सेंड किए जाएंगे। ऐसे अगर बैंक्स या एनबीएफसी के द्वारा ये नहीं किया गया तो उनके अगेंस्ट में जो डिसीजन है, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड स्टील के ही बारे में था। आप देखिए कि इस न्यूज़ को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप देखिए कि इसके अलावा चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में भी कुछ रेगुलेशंस हैं वो लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा। और स्टूडेंट्स, ब्रिक्स नाम के जो कंट्रीज़ हैं, जो ब्रिक्स के अंदर में अब जो कंट्रीज़ का नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट है ब्रिक्स का। तो आप देखिए कि जो ब्रिक्स के ऊपर भी कुछ टैरिफ है वो लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा। तो ये आपको टैरिफ सिस्टम के बारे में। हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैं उनका जो 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 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर उनका डेवलपमेंट कैरी आउट हुआ है, चाहे आप देखिए कि फैमिली प्लानिंग हो, जो जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूशन हो, तो उसको यहाँ पे जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा प्रेज है वो किया गया कि 20 आप देखिए कि यहाँ पे बताया ये गया है कि 30% ऑफ इंडियन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स का। उनका एक डिमांड भी हुआ करता है, काफ़ी बार आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा उसके रिगार्डिंग में कि सदर्न स्टेट्स का डिमांड है कि पैरामीटर्स हैं उनको चेंज किया जाए, पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया है वो ना माना जाए कम्प्लीटली वे के अंदर में, या मोर वेटेज हो ना अलोकेट किया जाए पॉपुलेशन को किसी भी फंड एलोकेशन के रिगार्डिंग में, या जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स का डिमांड यही है कि फैमिली प्लानिंग का जो यहाँ पे डायरेक्शंस था उनको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। उनका जो पॉपुलेशन है वो कम है बट जो ग्रोथ पैरामीटर्स है उनके ऊपर में उनका बेटर परफॉर्मेंस है, तो उसको एक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाए जिससे कि बेसिकली मोर फंड है वो अलोकेट हो सके परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं उनके वहाँ पे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाम का एक ट्रीटी है जिसको कि हम न्यू स्टार्ट के नाम से जाना करते हैं। स्टार्ट ट्रीटी किसके रिगार्डिंग में है? जो न्यूक्लियर आर्म रेस है उसको रोकने के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो रसिया के पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो यूएस के साथ में उन्होंने न्यूक्लियर आर्म रेस है वो बेसिकली यहाँ पे जो साइन किया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, स्टार्ट ट्रीटी है। तो बेसिकली आप देखिए उसका किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं है, उसके एक्सटेंशन के रिगार्डिंग में जो डाउट है उसको रेज किया गया है। चाइना के द्वारा यूएस, जापान और साउथ कोरिया का जो साउथ चाइना सी के अंदर एक रिलेशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया है कि साउथ चाइना सी को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट वो यहाँ पे ना किया जाए यूएस के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटीज है उसके रिगार्डिंग में है, एक बुक स्टोर है उसके ऊपर में यूएस इजराइल का जो
पुलिस है उनके द्वारा रेड किया गया, काफ़ी सारी जो बुक्स है उनको भी वहाँ पे कलेक्ट, बेसिकली कलेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, उनको अपना जो अथॉरिटी है उसके अंडर में लिया गया है उनको। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स बांग्लादेश के बारे में है, वहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा कहा, बांग्लादेश के जो पर्सन वहाँ पे पावर के अंदर में है तो उनके द्वारा कहा ये गया है कि आने वाले समय के अंदर में जल्द ही वहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, दिसंबर का जो मंथ है वो बताया गया है। बांग्लादेश के अंदर में आप देखिए कि जो शेख हसीना मैम से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनका भी प्रॉपर्टी के ऊपर में डैमेज है वो कैरी आउट किया गया। जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, उनका आप देखिए कि जो बिल्डिंग है उसको भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय है वो किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमास के पर्सपेक्टिव से है, हमास के द्वारा जिस तरीके से आप देखिए कि उनका उनके द्वारा एलिगेशंस ये हैं कि सीज फायर का जो वायलेशन है वो किया गया है इजराइल के द्वारा, इस वजह से उनके द्वारा जो प्रिजनर है उनके पास में जो होस्टेज पर्सन है उनको रिलीज है वो नहीं किया जाएगा। और स्टूडेंट चाइना के द्वारा जो दलाई लामा जो इंडिया के अंदर रहा करते हैं, तिब्बतियन जो गुरु हैं, तो आप देखिए कि उनको रिटर्न के रिगार्डिंग में कुछ कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं। इंडिया के अंदर धर्मशाला है, आप देखिए कि दिल्ली का भी पार्ट है, कर्नाटका के वहाँ पे भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको तिब्बतियन कम्युनिटी है उनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।